सबसे पहले यहाँ उपस्थित आदरणीय शंकर वर्मा जी शिक्षाविद और रोहतास को जिन्होंने एक विद्या का बड़ा केंद्र दिया है, उनको अभिनंदन करता हूँ। इस पूरे नमस्ते बिहार कार्यक्रम के संरक्षक हैं। साथ में यहाँ उपस्थित राहुल जी, मुख्य समन्वयक लेट्स इंस्पायर बिहार, और इस कार्यक्रम के कार्यकारी अध्यक्ष आयोजन समिति के डीएम अंसारी जी, अश्विनी सिंह जी शाहबाद के कोऑर्डिनेटर और रोहतास जिला के कोऑर्डिनेटर उपाध्याय जी और सभी उपस्थित कोऑर्डिनेटर, मेरे मित्र आलोक रंजन जी जो दिल्ली से विशेष रूप से आपके बीच आज आए हैं। मैं छोटे लाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझसे मिले और आपसे अपनी बातें रखने का मुझे इन्होंने अवसर दिया है। 2008 में पहली बार इनसे भेंट हुई थी जब एक छात्र आंदोलन सासाराम में चल रहा था, और तब अवसर मिला था बताने का कि हमें अपने राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और दोबारा बहुत समय तक बीच में ही मुलाकात हुई, लेकिन अभी जब हुई तो बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने उनको उस समय की तस्वीरें भी दिखाई और बताया कि देखिए उस समय जब 2008 में हम लोग मिल रहे थे रोहतास की स्थिति क्या थी, आज रोहतास की स्थिति क्या है। उस समय शाम के बाद लोग रोड पर निकलना नहीं चाहते थे क्योंकि उग्रवादियों का भय जिले के एक बड़े भाग में था। बाहर पर तो दिन में भी जाना नहीं चाहते थे क्योंकि किसी भी अनिश्चित का भय था। लेकिन चीजें बदली किसी विशेष शस्त्र के अभियान से नहीं, लोगों को मन से जोड़ने से, एक एक आदिवासी के साथ संवाद करने से, उनको उनके पूर्वजों के प्राचीन गौरव का स्मरण कराने से, उनको जगाने से। जब जगे इस प्रकार जगे जिन उग्रवादियों ने उस पूरे क्षेत्र में अशांति फैलाई हुई थी, उनका विरोध करने लगे, सस्वर विरोध करने लगे, और ऐसा विरोध हुआ कि सभी उग्रवादियों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ गया। जहां पर कभी वर्ष 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे और 2006 में डीएसपी शहीद हुए, अनेक पुलिस कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उस पहाड़ी क्षेत्र में आज आप बिना किसी भय के 24 घंटे विचरण कर सकते हैं। इस परिवर्तन को कभी लोग असंभव मानते थे, लोग मानते थे कि संभव नहीं है क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति कठिन है, आदिवासी मुख्य धारा से कटे हुए हैं। लेकिन जब एक एक आदिवासी का स्वाभिमान जागा, उनके इतिहास की प्रेरणा जागी, अपने पूर्वजों के प्रति भाव जागृत हुए, क्षेत्र बदल गया। कुछ इसी संदेश को लेकर एक अभियान जिसका संकल्प है 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आज यदि बिहार की बात करते हैं तो यदि हम सक्षम हो गए, अच्छा पढ़ लिख गए, तो अक्सर अच्छे अवसर बिहार में नहीं मिलते और हम रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। ये तो बात उनकी है जो अच्छा पढ़ लिख गए। जो नहीं पढ़ते हैं, जिनमें वैसे स्किल्स नहीं है, ऐसे अनस्किल्ड लोगों के लिए भी हम रोजगार जब उपलब्ध नहीं करा पाते तो एक छोटे से रोजगार के लिए अपना घर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के बिहार से बहुत दूर जाते हैं पलायन करके, और जहां पर जाते हैं वो अनेक प्रकार के भाव उनको सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। मैं बहुत छोटा था, क्लास 9th में था, मेरे पिताजी की पोस्टिंग बरौनी में थे, वहां से भोपाल हुई थी। और जब भोपाल हुई थी वहां बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। शुरू में जब बिहारी बोले तो बहुत अजीब नहीं लगा, लेकिन जब बार बार बिहारी बोलकर चिढ़ाने लगे तो मन में बड़ी पीड़ा हुई। और तब आसपास में घूमने गए, सांची गए, विदिशा में मैंने देखा कि कभी सम्राट अशोक पाटलिपुत्र से भेजे जाते थे। तो ऐसा तो हमारा साम्राज्य था जिसने कभी अखंड भारत के साम्राज्य पर शासन किया, और उस क्षेत्र के लोगों पर आज लोग हंसते हैं। कौन इसका उत्तरदायी है? किसने बिहार की ऐसी दुर्दशा कर दी इन बातों पर? तब मन चिंतित होता, चिंतन करता, और मन में एक संकल्प जन्म लेने लगा कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका हो सके तभी मेरा जीवन सार्थक मानूंगा। यात्रा चलती रही। 12th के बाद IIT की मैंने परीक्षा दी। उस समय पेपर लीक हुए और लीक का केंद्र बिहार था। उस दंश को मैंने झेला है जो पेपर लीक के बाद होता है, और तब भी मन में संकल्प और सुदृढ़ हुआ कि कुछ तो करना है अपने जीवन काल में।
आईआईटी पहुंचे तो फर्स्ट ईयर के बाद पिताजी की पोस्टिंग हुई फिर से बरौनी। और तब जब सभी लोग घर जा रहे थे तो मुझे घर जाने से रोका गया, कहा गया कि बेगूसराय में पकड़ के शादी होती, इसलिए भी वहीं रही। और तब जब वहां रहे तो 1 महीने में मन संकल्प ले चुका था कि अब कोई प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे, जीवन अब समाज को देंगे। और तब लगा कि सिविल सर्विसेज एक माध्यम हो सकता है जिसमें कम उम्र में एक ऐसी नेतृत्व क्षमता के साथ समाज में योगदान दिया जा सकता है। अपने को तैयार करने लगे, नौकरी जर्मनी में भी लगी, एक बड़ी कंपनी में भी लगी, लेकिन मन नहीं माना। सिविल सर्विसेज की मैंने तैयारी की, ईश्वर की कृपा रही, बिहार कैडर मिला, आईपीएस मिला। वर्ष 2003 में मैंने सर्विस ज्वाइन की। लेकिन जिस संकल्प को लेकर बचपन से चल रहा था, बिहार को बदलना है, सर्विस में आने के बाद भी केवल अपने जॉब तक ही सीमित नहीं रहा। जहां भी रहा पढ़ा में परिवर्तन आया, रोहतास की बात हुई। अपने कार्य को करते हुए समाज के साथ जुड़ना, युवाओं के साथ जुड़ना और बताना कि बिहार तब ऐसा था तो क्यों था, आज ऐसी स्थिति हुई तो क्यों हुई। और जो चुनौती है बड़ी गंभीर है। हम सभी बिहार के हैं, बिहार हम सबका है, लेकिन बिहार में यदि हम चाहते हैं कि बिहार ऐसा विकसित बने 2047 तक, तो कैसे बनेगा। यदि हम सोचते हैं कोई ऐसी राजनीतिक दल की सरकार आ जाएगी जो बिहार को बदल देगी, तो क्या ऐसी कोई राजनीतिक दल है जो अभी है या जो आने वाली है जो बिहार को इस रूप में बदले कि हर व्यक्ति को रोजगार दे सके। क्या राजनीति से परिवर्तन आएगा। मैंने बहुत चिंतन किया और मैंने यही पाया कि राजनीति में बड़े अच्छे लोग आने चाहिए। बड़ा परिवर्तन तभी होता है जब अच्छे लोग राजनीति में आते हैं, निस्वार्थ ईमानदार लोग आते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी के बिहार को जब मैं देखता हूं तो मुझे राजनीति से परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखता। कारण छोटे छोटे खंडों में समाज बटा हुआ है। यदि किसी भी राजनीतिक दल की बात करें जो है, जो आना चाहते हैं, उनकी यदि अब रणनीति को देखें, उनके चिंतन को देखें तो क्या देखते हैं, एक ही लक्ष्य है, कैसे अगला चुनाव जीता जाए। और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समाज में किस प्रकार का समीकरण है, कितने खंडों में समाज बटा है, उसको यदि और खंडों में बांट सके, यही लक्ष्य हर राजनीतिक दल का बन जाता है। और उसी हिसाब से टिकट के निर्णय होते हैं, उसी हिसाब से उम्मीदवारों का चयन होता है। और लोगों की यदि बात करें, 10 लोग भी अगर बैठते हैं तो पहली बात मन में यही आती है कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है। उसके अनुसार हम तय करने लगते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा आगे का संबंध कैसा होगा, उसके विषय में निर्णय भी लेते हैं। उस बिहार में जिसमें प्राचीन काल में इस प्रकार के भाव नहीं थे। जातियां प्राचीन बिहार में भी थी, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद अगर बिहार में रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बने, किसी और क्षेत्र में नहीं बने थे। अपने बिहार में अपराध प्रस्तुत किया तो उस काल में जब ऐसा चिंतन कहीं और नहीं था। आचार्य चाणक्य भी जब चले तुरंत चंद्रगुप्त की जाति नहीं पूछी। वैशाली जब स्थापित हुई तो 7,707 गणराजा किसी जाति के आधार पर नहीं चुने जाते, अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग गण चुने जाते थे और अपने गणाधिपति को चुनते थे वैशाली के संख्या का। हम उस प्राचीन बिहार से आते हैं जिसमें रोहतासगढ़ तब स्थापित हुआ जब नाहज के जैसे मार्ग थे, सूचना के तंत्र थे, वैसी प्रौद्योगिकी थी। जब मुगल आए, उनके लेखक परिष्ठा ने लिखा कि दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। और यही प्रमाण पूरे इतिहास में मिलता है। रोहतास दुर्ग को आज तक जीत नहीं सके, जब भी जीतेंगे हम गौरवान्वित हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, चुनौती बहुत बड़ी है। जनसंख्या बिहार के लगभग 14 करोड़ है और 9 करोड़ लोग हैं जिनकी उम्र आज 30 साल से कम है। सबसे बड़ी जनसंख्या युवाओं की है और आने वाला बिहार कैसा होगा इस पर निर्भर करता है कि हमारे युवा किस ओर जाते हैं। यदि हम जाति संप्रदाय के नाम पर संघर्ष करते रहे तो न तो सॉफ्टवेयर के बड़े उद्योग लगेंगे, न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम होंगे, न हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लीड कर पाएंगे। हर व्यक्ति को सोचना हो कि बिहार यदि बढ़ना है तो कोई व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, यदि पिछड़ा रह गया तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। और भारत अपनी सामूहिक यात्रा में जिसका लक्ष्य है 2047 तक एक विकसित भारत बने, हम सफल नहीं हो पाएंगे। और बिहार में जो क्षमता है उस प्राचीन काल में यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य को निर्मित कर सके, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पहले नालंदा और विक्रमशिला स्थापित कर सके, तो कारण हमारे पूर्वजों की सोच थी। जातियां तब भी थी लेकिन जातिवाद इस रूप में नहीं था, जिसका कारण यदि आप पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे। आईआईटी में जब हमको रुकना पड़ा था कि घर नहीं जाना, पकड़ के शादी होगी, तो उपनिषद पढ़ने लगे। उपनिषद जब पढ़ने लगे तो देखा बिहार की सोच है, हमारे पूर्वज क्या सोचते थे। और तब मैंने पाया क्या सोचते थे, हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश है। और जब भी विद्यार्थियों से बात करता हूँ, मेरा वीडियोस देख सकते हैं, एक ही संदेश इस पूरे अभियान का देता हूँ जिसमें कहता हूँ प्राचीन उपनिषद का मंत्र है, आप भी सुन लीजिए। संवाद तो बड़ा होगा और संवाद में क्यों आना वो बताऊंगा, लेकिन मंत्र क्या है,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। किसी भी सफलता के पीछे